हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑलरेडी 2 वीडियो डिस्क्रिप्टिव हो चुके हैं। आज ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व यानी संविधान के निर्माण से लेकर नीति निर्देशक तत्व तक यानी भाग 4 तक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम लोगों ने कवर किया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यहां पर देखेंगे भाग 6। जी हाँ, भाग 6 यानी राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल। इसमें अगर आप देखिए तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हम कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर की वीडियो सुबह में 7 बजे आपको प्राप्त होती है। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीएस का सेक्शन है तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी तैयारी 4 जैसे एग्जाम के लिए ये श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। आप हमारे नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर ले। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं सब कुछ पीडीएफ के रूप में दे देता हूं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है टेस्ट होता है। आज बुधवार है, आज भी टेस्ट होगा, उसके बाद फ्राइडे को टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट होगा। मतलब एकदम कंप्लीट मटेरियल हम आपको वहां पर प्रोवाइड करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर देखें भैया, सबसे पहली चीज हम समझने का प्रयास करेंगे भाग 6 के अंतर्गत क्या चीजें हैं। राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल। जी हाँ, अगर यहाँ पर अब हम सारी चीज़ों को देखें, यहाँ पर समझे जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, क्या प्रावधान होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे जो है यहाँ पर राज्य सरकार संबंधित चीज़ें होती है। तो उसमें अगर हम देखेंगे केंद्र और राज्य की कार्यपालिका में समानता, पहले हम देखते हैं। भारत में संघीय ढांचे का मूल आधार है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल जो है प्रदेश का प्रमुख होता है, लेकिन सिर्फ प्रमुख होता है संवैधानिक रूप से। ठीक है, लेकिन सुनिश्चित करते हैं राज्य के प्रशासन एक राष्ट्रीय ढांचे के अनुसार चलते हैं। मतलब अगर हम देखें तो हमारे जो है देश में जो है एक सरकार होती है केंद्र में और दूसरी सरकार होती है राज्यों में। अलग अलग राज्य यानी हमारे 28 राज्य है, 28 राज्यों में अलग अलग जो है सरकारें होती हैं, लेकिन उनका जो मुख्य केंद्र है, मुख्य सरकार है, वो वहाँ पर चलती है, कहाँ पर, केंद्र में। तो जिस तरीके से केंद्र में जो संघ की अगर हम बात करें कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है, उसका प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है, अब उस देखिए यहाँ पर राज्य का प्रमुख, राज्यपाल की शक्तियाँ, जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति संबंधित चीजों को, उसी तरीके से अब यहाँ पर हम लोग राज्यपाल से संबंधित चीजों को देखेंगे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है, इसलिए आप बिल्कुल बिंदास रहें। आपके लिए टू द पॉइंट, आसान से भाषा में आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आप सिर्फ सुनते रहें, आपको मतलब सहज से सहज तरीके से हम चीज़ों को देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें भैया, अनुच्छेद 153 राज्यों का के राज्यपाल, यानी अनुच्छेद 153 एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा कि किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, यानी किस राज्य जो है अनुच्छेद में राज्यों का एक राज्यपाल होगा, इसकी परिकल्पना की गई। तो कौन है? अनुच्छेद 153। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बनता है, बहुत बार बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यहाँ पर देखें 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बना है कि क्या एक व्यक्ति को जो है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, अब हम देखें अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। यहाँ पर देखें राज्य सरकार की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। ठीक है, वह इन शक्तियों का प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों, खास करके मुख्यमंत्री जो सर्व पावर में होता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद है, के माध्यम से करता है। ठीक है, राज्यपाल जो है इसके अंदर कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, जिसको वह या तो सीधे भी कार्यान्वयन करवा सकता है, लेकिन उतना बड़ा पावर नहीं होता है, और लेकिन और कुछ अधीनस्थ अधिकारी, जैसे अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं उनके माध्यम से चीज़ों को करवाता है। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर देखें भैया नियुक्ति और कार्यकाल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नियुक्ति यानी क्या उसके लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, उसका कितने समय तक कार्यकाल हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह की जाती है, चुनाव नहीं है। ठीक है, इसमें कोई चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्य में।
बिल्कुल, आप बस इतना समझे कि जो राज्यपाल होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, और जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से उसका प्रतिनिधि राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कार्यकाल की हम बात करें तो या तो 5 साल तक, या फिर राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उनके कार्यकाल से संबंधित चीज़ों का वर्णन है। ये अनुच्छेद याद रखें कि अनुच्छेद 156 में, चूंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित चीज़ें हैं, तो 156 में। ठीक है, नियुक्ति किससे संबंधित है, 155 में। तो यहाँ पर देखें, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। अब उसके लिए जो योग्यताएं और शर्तें होती हैं उनको आप ध्यान दें, हम लोग भी देखेंगे भैया, हो सकता है भविष्य में राज्यपाल बनने का अवसर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 157 के अंतर्गत नियुक्तियों से संबंधित योग्यताएं, अनुच्छेद 157 याद रखना भाई, राज्यपाल की जो है यहाँ पर नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं उसका वर्णन कहाँ, अनुच्छेद 157 में। 2 मुख्य जो है अनिवार्य बातें कही गई, वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, हम लोग भी है, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी है। ठीक है, 35 साल के हो जाइएगा तो ये हो सकता है। अनुच्छेद 158 पद के लिए जो शर्तें हैं, संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। समझ लीजिएगा बात, ऐसा नहीं है कि कोई सांसद है तो उसको उठाकर राज्यपाल बना, मतलब बन सकता है लेकिन वो बाद के विषय होता है। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। गवर्नमेंट सर्विस, राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर बन जाओगे तो ये लाभ का पद कहलाता है, तो आपको नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो आसीन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पर अनिवार्य आपका योग्यताएं रहे। अब हम बात करते हैं न्यायिक अधिकार, क्षमादान की शक्ति। मतलब सोचिए, ऐसा ही नहीं है ढपलू बैठा दिया गया, पावर होता है। यहाँ पर देखें अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान का पावर होता है। क्या होता है, क्षमादान का पावर होता है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास भी राज्य के कानूनों के खिलाफ अपराध करने वाले किसी दोषी व्यक्ति को राहत देने की शक्ति प्रदान होती है, यानी शक्ति प्राप्त होती है। जिसमें अगर हम बात करें माफ़ करना, राजा को पूरी तरह मतलब यहाँ पर देखिए सज़ा को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जब सरकार बन जाती है उससे पहले बड़े अपराधी बहुत सारे तमाम कानूनी मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन जैसे सरकार बनती है अपनी सारी चीज़ें हो जाती है तो उसको वो सज़ा माफ़ करवा लेते हैं। तो ये प्रावधान हो जाता है, ये हमारे संविधान की लचीलता है जिसका वो फ़ायदा उठाता है। कम करा जा सकता है, सज़ा की प्रकृति को भी हल्का कराया जा सकता है। मान लीजिए जैसे मर्डर है तो उसको उम्र कैद में बदलवाया जा सकता है, या 7 साल 5 साल 2 साल इस तरीके से कराया जा सकता है। यह टालने कर सज़ा के अमल पर अस्थायी रोक भी लगाया जा सकता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण नाम मात्र बनाम वास्तविक। जैसे नाम मात्र अगर हम बात करें तो मुकुट पहना है कौन, राज्यपाल, लेकिन वास्तविक कौन होता है, मुख्यमंत्री। जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र और वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री, आप सब जानते हैं। संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। वास्तविक रूप से राज्य सरकार की शक्ति जो है, असली केंद्र वास्तविक जो शक्ति होती है वो मुखिया यानी चीफ मिनिस्टर में होती है। किसमें, मुख्यमंत्री में। जी हाँ, मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का संपूर्ण वास्तविक कामकाज मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद, ठीक है, द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें राज्य का असली इंजन मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये मुख्यमंत्री है भैया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हो गए जो है और तमाम अलग अलग तरीके के मंत्री हो, राज्य मंत्री हो गए। ठीक है, स्वतंत्र मंत्री होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है ना, जैसे प्रधानमंत्री जाकर के राष्ट्रपति से सलाह लेता है या उनको अपनी बात को बताता है कि ऐसा है भैया मैं ये करा हूँ, आपको इस फला सूचना से अवगत हो, तो उसी तरीके से सलाह या फिर अवगत कराने के लिए राज्यपाल के पास जाया जाता है। तो इसका वर्णन यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, विवेकाधिकार इसका क्या है, राज्यपाल अपने कुछ विशेष विवेक वाले कार्यों को छोड़ करके राज्य के बाकी सभी प्रशासनिक कार्य इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करने के लिए बाध्य होता है। आप जानते हैं कि कानून कोई बनता है तो अंतिम रूप उसको तभी मिलता है, जैसे संसद के द्वारा कोई बिल पास हुआ उस पर अंतिम सिग्नेचर किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। उसी तरीके से राज्य में अंतिम सिग्नेचर किसका होता है, वो किसका होता है,
जो है राज्यपाल का। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नियुक्ति और सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164, ये भाई याद रखना। बस ऐसे चीज़ों को क्रमवार तरीके से हम समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाए, बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, हम बहुत डीप नहीं जा सकते क्योंकि हमको सीमा के अंदर चीज़ों को कवर भी करना है, ठीक है। अगर हम बहुत सीमा मतलब डीप जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हमको बस इसी तरीके से सतही चीज़ों को, चूँकि यहीं से क्वेश्चन हमको मिलेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, हम लोग अभी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अन्य मंत्रियों की जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें, पूरी मंत्रिपरिषद, ठीक है, सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक चेन की तरह होती है। यदि सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो भाई, कानूनी सहायता और मुख्यमंत्री के कर्तव्य, देखिए इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? और उसकी योग्यता की बात करें, हाई कोर्ट का जज बनने के समान, ठीक है। कार्य जो है सरकार की कानूनी मामलों पर सलाह देना। देखो यहाँ पर एक चीज़ है, राज्य का महाधिवक्ता क्या है? राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। भाई मुख्यमंत्री पता चले उतना उसको पता ही नहीं है। सलाह कौन देता है? जो महाधिवक्ता होता है, जो है सीनियर लेवल के मुख्य सचिव होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वही सलाह देते हैं। बाकी मुख्यमंत्री क्या, वो नया नया नियुक्त होकर के आता है, उसको कुछ नहीं पता रहता, सब यही बताते हैं और उसी के हिसाब से कार्य होता है। फिर धीरे धीरे वो तेज मुख्यमंत्री होता है, पकड़ने लगता है चीज़ों को आराम से। हाई कोर्ट का जज बनने के समान योग्यता होती है किसकी? महाधिवक्ता का। और वही जो है ये सरकार की कानूनी सलाहों मतलब मामलों पर सलाह देता है कि इसको इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा पद होता है राज्य महाधिवक्ता का। अगर हम बात करें अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री के कर्तव्य कुछ है, जिसमें मुख्यमंत्री यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और कानूनों से जुड़े सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को देता है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को देता है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री किसको देता है? राज्यपाल को देता है। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 165 से लेकर के 65 में ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद 67 में ये व्यवस्था है कि जो है मुख्यमंत्री क्या करेगा? सारी सूचना देगा इनको, राज्यपाल महोदय को, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए, राज्य का विधानमंडल कानून की फैक्ट्री। जी हाँ, विधानमंडल क्या है? वही तो बनाता है ना कानून। राज्यपाल यहाँ पर देख सकते हैं, विधानमंडल, विधान परिषद। देखो यहाँ पर अनुच्छेद 168 में विधानमंडलों का गठन से संबंधित चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई किस अनुच्छेद में विधानमंडलों का जिक्र किया गया, किस अनुच्छेद करके ही चीज़ें पूछे जाएंगे भाई, तो इसलिए ध्यान रखना। यह राज्य का वह हिस्सा है जहाँ कानून बनाए जाते हैं। यह राज्यपाल और सदनों से मिलकर के बनता है, ठीक है। एक सदनी, जहाँ केवल विधानसभा होती है, उसको क्या बोला जाता है? एक सदनी। जैसे विधान परिषद और विधान सभा दो चीज़ें होती है। विधानसभा वही होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली, जैसे हम लोग विधायक जो चुनते हैं, वो चुन करके कहाँ जाता है? विधानसभा में जाता है, ठीक है। विधान परिषद वो होते हैं जो है पार्टियों के द्वारा, यानी अगर हम कहें तो विधायकों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, चुने जाते हैं, लेकिन वो सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये है जहाँ केवल विधानसभा होती है। राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में यही व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। द्विसदनी की अगर हम बात करें, जहाँ विधानसभा यानी निचला सदन और विधान परिषद उच्च सदन दोनों होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ यहाँ पर देखें, विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। विधान परिषद, विधानसभा हम जानते हैं कि विधानसभा डायरेक्ट जो है विधायक जो होते हैं हमारे क्षेत्र के विधायक चाचा लोगन, वो क्या करते हैं? चुनाव जीतते हैं और जाते हैं विधानसभा में अपना जो है जो भी करना होता है करते हैं। अनुच्छेद 169 के अंदर विधान परिषद हर राज्य में मतलब अस्थायी नहीं होती है, ठीक है। इसे आवश्यकता अनुसार बनाया या घटाया जा सकता है। जैसे राज्यसभा होता है ना, उसी तरीके से भी, लेकिन राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वो अनिवार्य अंग है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो ये बनाया या हटाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें अलग है। अगर प्रक्रिया की बात करें तो चरण 1 में राज्य की विधानसभा और अपने विशेष बहुमत से परिषद बनाने या हटाने का प्रस्ताव पारित करते हैं। चरण 2 में इसके बाद केंद्र में सदन कानून बना करके उस राज्य में विधान परिषद निर्माण या उसे समाप्त कर सकती है, ठीक है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है तो राज्य विधानसभा का जो है विशेष बहुमत होना चाहिए। उसके बाद फिर वो संसद में जाए कानूनी मोहर लगने के लिए। फिर उसके बाद
जो है विधान परिषद का निर्माण हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर विधान परिषद हटाना भी है तो हटाया जा सकता है। ये इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर देखें तुलनात्मक विश्लेषण दोनों सदनों का, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा यानी एमएलए जनता का सीधा प्रतिनिधि है, न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की सख्त सीमा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है विधानसभा में 500 सदस्य, ठीक है, और विधान परिषद में 1/3 होते हैं कुल मिलाकर के। यहाँ पर देखिए 60 है, यहाँ पर जो है 40 है न्यूनतम सदस्य, सीधे जनता द्वारा ये अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद जिन्हें एमएलसी बोला जाता है, ठीक है, उच्च सदन जिसकी सदस्य संख्या सीधे तौर पर विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि भैया विधानसभा में 200 लोग और विधान परिषद में 500 लोग, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इसके संपूर्ण ढांचे की हम बात करें, राज्य की कार्यपालिका संविधान का भाग 6 या केवल अनुच्छेदों का समूह नहीं बल्कि शक्तियों के संतुलन का एक मास्टर प्लान है, जिसके माध्यम से अगर हम यहाँ देखें तो ये राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका की हम बात करें, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद नीतियां लागू करना जाने, यानी कुल मिलाकर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर के फिर जो है कार्यपालिका का निर्माण होता है। ठीक है, विधायिका में अगर हम बात करें तो विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, कानून बनाते हैं। यह पूरा ढांचा आपसी नियंत्रण और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित यहाँ पर जानना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया भाग 4 में। तो अभी हमने भाग जो है 6 के अंतर्गत क्या देखा, राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, ठीक है, और उसके बाद विधान परिषद और विधानसभा। बहुत सतही तरीके से, बहुत डीप जाएंगे तो एक एक टॉपिक खुद 2-2 घंटे तक डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इतनी हमको क्या ज़रूरत है। ठीक है, हमको जो है जीएस क्वालिफाई करना, ना कि पॉलिटिकल जो है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। संविधान के रहस्य की अगर हम बात करें तो भाग 7 एक बहुत थोड़ा सा जो है टेढ़ी खीर वाला है। इसमें अगर हम देखें भारतीय संविधान का एकमात्र भाग जो अब सक्रिय नहीं है। ठीक है, अब भाग 6 से सीधे हम भाग 8 पर आते हैं, लेकिन बीच का एक अध्याय खाली है, लेकिन क्यों उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। यह जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो यह अध्याय जो है इसमें अनुच्छेद 238, यहाँ पर देखिए भाग 7 कोई बड़ा अध्याय नहीं था, इसमें केवल एक ही अनुच्छेद था। क्या था? 238। यह 1950 में लागू हुए हमारे मूल संविधान का एक अभिन्न अंग था, लेकिन उसका संशोधन करके उसको निरस्त कर दिया गया। अब वो क्यों हुआ हम बात करेंगे उस पर, परेशान हो। स्थापना का मुख्य उद्देश्य का क्या था? इसका निर्माण एक विशेष प्रकार के राज्यों के प्रशासन और उनके प्रमुख शक्तियों को तय करने के लिए किया गया। ये इसमें लेकिन ये विशेष राज्य कौन से थे, इस पर आप बात करते हैं। देखो 1950 में जब अगर हम देखें तो हमारा जो देश था वो अलग अलग तरीके से देखें तो बटा हुआ था, जिसमें एक था पूर्व ब्रिटिश प्रांत जहां सीधे गवर्नर का शासन था। दूसरा अगर हम बात करें बड़ी बड़ी रियासतें थी, भाग 7 का मुख्य विषय था एक सब। और उसके बाद मुख्य आयुक्त या प्रांत या छोटी छोटी रियायतें थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मतलब कहने का यह है कि भारत आज़ाद होने के बाद भी अलग अलग रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था, और उन रियासतों में क्या शासन प्रणाली होगी। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो भारत 4 अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ था। उन जो क्षेत्र थे उनमें क्या किस तरीके की शासन प्रणाली होगी उसका जिक्र इसमें भाग 7 में हुआ था। लेकिन होता क्या है, आगे आकर के सबको एक कर दिया गया, बटोर दिया गया, तो इस भाग की फिर जरूरत ही नहीं, खत्म हो गया, फिर इससे क्वेश्चन भी नहीं बनते। लेकिन कभी ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा भाग है जो अब कह सकते हैं कि अब अस्तित्व में नहीं है, तो ये भाग 7 हो सकता है। इस तरीके से भाग ख के राज प्रमुख देखिए, यहाँ पर भाग ख हैदराबाद, मशहूर जम्मू कश्मीर, मध्य भारत के और राजस्थान जैसी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल थी। ठीक है, भाग का में अगर देखें तो प्रशासन का प्रमुख एक सामान्य राज्यपाल होता था, नेतृत्व राज प्रमुख करते थे, जो आमतौर पर इन रियासतों के पूर्व राजा व नवाब होते थे। अनुच्छेद 238 का सीधा संबंध इन्हीं राज प्रमुखों तथा शक्तियों को और भारत भाग खा के प्रशासन से था। तो ये सब शक्तियाँ उसमें दी गई थी। किसमें? 238 में। ये क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 238 किस भाग से संबंधित है। ठीक है, 238, तो ये भाग 7 से संबंधित है, और अब ये सक्रिय नहीं है। तो इतना आपको जानना चाहिए। अब 1956 का राज्य पुनर्गठन होता है, और 1956 में भारत की प्रशासनिक संरचना में सबसे बड़ा बदलाव आया, और राज्य के संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, पारित हुआ। उसके बाद राज्यों की सीमाओं का नया निर्धारण मुख्य रूप से भाषाई आधार पर किया गया। इस ऐतिहासिक कदम में 1950 के का खा गा घा
यानी ABCD वाले जटिल और पुराने वर्गीकरण को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। जो 4 बने थे ना, वर्गीकरण किया गया था, उसको निरस्त कर दिया। जब निरस्त कर दिया गया तो फिर इस भाग 7 की जरूरत ही क्या। ठीक है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां भाग को 7वें संविधान संशोधन में निरस्त किया गया, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या कराया गया कि एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, बाकी और कोई नहीं भैया, सब खत्म। राजा रजवाड़ा जो रहे सो चलो, बहुत मौज करे रहे हो, तुम्हारे सबके चक्कर में देश गुलाम भर रहा। ठीक है, हटा करके फिर इस तरीके के सबसे बड़ा प्रहार जो है, राज प्रमुखों का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और पूरे देश के राज्यपालों को एक समान व्यवस्था दी गई। भाग 7 का निरस्त हो गया यहीं से। ठीक है, अब हम 8 का सफर करते हैं। भाग 7 के लुप्त होने के बाद भाग 8 या भाग भारत के केंद्र शासित प्रदेशों, अभी हम राज्य के बारे में देख रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़ा है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान जैसे क्षेत्रों का प्रशासन इसी जो है भाग के तहत, यानी भाग 8 के तहत चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4, 4, 8, ये देखो कुल मिलाकर के जो ये सब हैं, इन पर जो केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश हैं, उन पर जो शासन चलता है वो इसी की वजह से चलता है, ये भाग 8 के अंतर्गत। देखिए, अनुच्छेद 239 से 242 तक का विस्तृत संरचनात्मक जो है यहाँ पर वर्णन है। अब हम देखते हैं राज्यों के से अलग भाग 6 पूर्ण राज्यों के प्रशासन से संबंधित है, जबकि भाग 8 प्रशासनिक क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य करती है। इसका जिक्र किसमें किया गया, भाग 8 में। ठीक है, अगर हम इसके वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 प्रदेशों का कार्यभार मुख्य रूप से अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत संचालित होता है। ठीक है, किसके किसके अंतर्गत, 239 से लेकर 242 तक। ये क्वेश्चन बनता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो कार्यभार है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो 239 से 242 तक। ठीक है, अब अनुच्छेद 239 में हम बात करें, राष्ट्रपति का सीधा शासन, कार्यपालिका, सर्वोच्च नियंत्रण होता है। भारत के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। प्रशासन की नियुक्ति, कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति एक प्रशासक नियुक्त करता है। क्या करता है, एक प्रशासक नियुक्त करता है, और प्रशासक का अलग जगहों पर अलग नाम भी है। देखिए यहाँ पर दिल्ली और अंडमान आज में इसे जो है उपराज्यपाल, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ में इसे मुख्य आयुक्त कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो चंडीगढ़ का जो यहाँ पर देखें कि जो मतलब अगर हम कहें यहाँ पर जो नियुक्त किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, तो मुख्य आयुक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखो यहाँ पर भैया, अनुच्छेद 239A के अंतर्गत स्थानीय जो विधानमंडल यानी जो विधायिका होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, यह अनुच्छेद कुछ विशिष्ट संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल की व्यवस्था करता है। संसद की शक्ति, अगर हम बात करें, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर स्थानीय विधानसभा का निर्माण कर सकती है। मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें, विधानसभा के साथ साथ या उसके स्थान पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पुडुचेरी का प्रशासनिक ढांचा इसी अनुच्छेद के तहत संचालित होता है भैया। ठीक है, अनुच्छेद 239AA, ठीक है, दिल्ली का विशेष दर्जा। दिल्ली आप जानते हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखें 69वां संविधान संशोधन 1991 में ऐसी ऐतिहासिक संशोधन द्वारा यह अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया और NCT का दर्जा यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी या NCR नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें घोषित किया गया। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। प्रशासनिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसके आधार पर दिल्ली में एक चुनी हुई विधानसभा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। ठीक है, आप देखो अनुच्छेद 240 में क्या नियम है, नियम बनाने की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन नियम कहाँ बनेगा ऊपर, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है कुछ क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए सीधे नियम बनाने का अधिकार देता है। किन क्षेत्रों पर लागू होता, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप पर ये जो है लागू है कि राष्ट्रपति जो है नियम बनाने की शक्ति अध्यादेश के माध्यम से बना दिया जाता है। कानूनी प्रभाव की बात करें, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए ये नियम संसद द्वारा पारित कानूनों के समान ही शक्तिशाली और प्रभावी होते हैं। राष्ट्रपति नियम बना दिया तो बना दिया, फिर वो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उसको आप बदल सकते हो। न्यायपालिका की हम बात करते हैं,
जिसका यहाँ पर 241 के अंतर्गत इसका जो है जिक्र है। संसदीय अधिकार, संसद कानून बनाकर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए न्यायिक ढांचा तय करती है। क्या करती है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब यहाँ पर ये जो न्यायपालिका का ढांचा है ना, ये किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है। अगर हम बात करें स्वतंत्र उच्च न्यायालय, किसी यूनियन टेरिटरी के लिए अपना अलग हाई कोर्ट स्थापित किया जा सकता है। जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, तो ये किया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः क्या है? पड़ोसी राज्य के अधीन किसी यूनियन टेरिटरी को पड़ोसी राज्य के हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी रखा जा सकता है। जैसे लक्षद्वीप को किस हाई कोर्ट के अंतर्गत रखा जाता है? केरल। अंडमान को कलकत्ता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 242 और भाग 8 का निष्कर्ष। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 242 इसे जो है 1956 के 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। या पूर्व में जो है अगर हम बात करें, कूर्ग एक क्षेत्र, जो है जगह का नाम है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। कूर्ग एक आपका जो है 10 में आप पढ़ाते भी होंगे मतलब बच्चों को, तो वहाँ पर देखें, वहाँ पर संबंधित किससे, जो कि अब कर्नाटक का भाग है। ठीक है। अगर हम बात करें संविधान का भाग 8 एक नज़र में अगर हम देखें, तो ये अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति यहाँ का प्रशासक होता है केंद्र शासित प्रदेशों का। विधायिका अनुच्छेद 239A और 239AA के तहत बनाया जाता है, जिसमें दिल्ली में 239AA और पुडुचेरी 239A के अंतर्गत। नियमन की हम बात करें, अनुच्छेद 240 शक्ति और प्रगति के लिए। अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो 241 से संबंधित है। आगे बढ़ते भैया, यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 9A। यहाँ पर देखें अगर हम, तो शहरी स्थानीय स्वशासन की संपूर्ण व्यवस्था यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो एक एक करके हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका, फिर उसके बाद राज्य की कार्यपालिका, केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यपालिकाओं को हमने देख लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्रमवार तरीके से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे जो शहर में जो शासन चलता है नगर पालिका का कैसे क्या बनता है, उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, तो इसको आप एक बार सरसरी निगाह में यहाँ पर देख लें। बाकी बची हुई चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम देखेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992। भारत के विकेंद्रीकरण शहरी लोकतंत्र की औपचारिक शुरुआत होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं को विकास और प्रशासन के लिए 18 महत्वपूर्ण विषय सौंपे गए हैं। जिसमें संवैधानिक विस्तार की हम बात करें, यह भाग अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG तक विस्तृत है। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था की गई है। अब शहरी क्षेत्रों की स्पष्ट परिभाषा, प्रशासन के लिए भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण, महानगर क्षेत्र, बड़े और घने आबादी वाले शहरी समूहों को वैधानिक जो है पहचान दी जाती है। किसके माध्यम से? महानगरों के माध्यम से। नगर पालिका जिसे म्यूनसिपालिटी कहा जाता है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई का अर्थ होता है। प्रशासनिक और कानूनी स्पष्टता की पहली सीढ़ी है यहाँ पर। ठीक है। अब हम बात करते हैं शहर के आकार और जनसंख्या के आधार त्रिस्तरीय व्यवस्था, नगर पंचायत, संक्रमणशील क्षेत्र, ठीक है, ट्रांजिशनल एरिया जो गांव से शहर में बदल रहे होते हैं, क्या होते हैं वहाँ पर? नगर पंचायत होता है। नगर पालिका परिषद, म्यूनसिपल काउंसिल की बात करें, छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पर। लेकिन नगर निगम ये किसके लिए होते हैं? बड़े शहरों क्षेत्रों या महानगरों के लिए। ध्यान समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो शहर के आकार के आधार पर और जनसंख्या पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। ये देखो, ये है भैया महानगर, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े, ठीक है, ये है। ये छोटे छोटे, ये क्या है? ये उससे छोटे छोटे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके लिए नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों या महानगरों के लिए नगर निगम की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बीच वाला, न बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो, उसके लिए नगर पालिका परिषद की बात होती है, छोटे शहरी क्षेत्रों की। और उसके बाद ऐसा कस्बा टाइप का, या कह सकते हैं छोटे छोटे जो जिले होते हैं, जो अभी मतलब गांव से शहर की ओर शिफ्ट हो रहे होते हैं, उनको नगर पंचायत बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखें, कुछ दूर दूर पर घर भी है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा विकसित हो रहा है। तो यहाँ पर इसका ये व्यवस्था दी जाती है। तो क्वेश्चन बनता है, नगर पंचायत कहाँ पर लागू होती है, नगर पालिका कहाँ पर होती है, नगर निगम कहाँ पर होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जाने। अब हम बात करें, यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव भी होते हैं। यहाँ पर नगर पालिकाओं के जो सभी सदस्य हैं, वहाँ पर पार्षद सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। वार्ड प्रणाली भी होता है। ठीक है, चुनाव के सुचारू संचालन के लिए पूरे शहरी क्षेत्र का छोटे भौगोलिक हिस्सों में वैज्ञानिक विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है,
माइक्रो लेवल पर जवाबदेही और सीधा जनसंपर्क, मतलब छोटे छोटे करके, एक कस्बा का चल भैया वार्ड मेंबर, और फिर उसके बाद उससे बड़ा पार्षद, तो इस तरीके से वो बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है फिर बाद में जा करके यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें नगर पालिकाओं में ये सब डिवाइड होता है। समाज के वंचित वर्गों को अनिवार्य प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिसमें SC ST का की उनकी जनसंख्या के सटीक अनुपात में उनकी सीटें आरक्षित की जाती हैं। ठीक है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, कुल सीटों का न्यूनतम 1/3 भाग। ठीक है, समावेशी शहरी विकास की संवैधानिक गारंटी होती है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, पहली बैठक से ठीक 5 वर्ष तक की अवधि तक ये जो है रहते हैं। और इनका समय को नगर पालिका 5 साल से पहले भी भंग की जा सकती है, और विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर में नए चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पर इस तरीके के चुनाव होते रहते हैं। प्रशासनिक निरंतरता की सख्त गारंटी होती है, भगवान जाने कितना वो काम करते हैं, सब तो अलग विषय है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट कमीशन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है इनके चुनाव कराने की, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, निर्वाचन नामावली होती है, वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनाव का संपूर्ण संचालन, निर्देशन, नियंत्रण करना, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है। ग्रामीण और शहरी विकास का ऐतिहासिक एकीकरण की हम बात करें तो जिला योजना समिति होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी DPC, तो प्रत्येक जिले में अनिवार्य रूप से गठन किया जाता है। मुख्य कार्य होता है पंचायतों जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, नगर पालिका और शहरी क्षेत्रों के लिए द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एक साथ मिलाना और संपूर्ण जिले के एक एकीकृत यानी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, DDP तैयार करना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राम पंचायतों को और फिर उसके बाद नगर पालिकाओं को मिला करके यहाँ पर जो है DDP तैयार की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत में शहरीकरण सशक्तिकरण का सबसे बड़ा और मूल आधार है। 18 विषयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर वास्तविक विकास, एक ऐसा ढांचा जो जवाबदेह, समावेशी और योजनाबद्धीकरण सुनिश्चित करता है। तो इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आई होंगी। बहुत कुछ नहीं, बस अनुच्छेद को आपको ध्यान रखना है, किस अनुच्छेद के संबंधित क्या चीज़ें हैं। ग्रुप में PDF आपको दे दिया जाएगा। आप PDF प्राप्त करने के लिए 95 65 27 24 42 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाए, जो टेस्ट हो रहा है उस पर पार्टिसिपेट करें, और उसके साथ साथ सुबह के करंट अफेयर की PDF सब कुछ आपको प्राप्त होगी आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।